नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के इतिहास की परिभाषा देख ली और हम सिलेबस का विभाजन देख रहे थे और हमने कुछ 3-4 प्रकार का सिलेबस का विभाजन देखा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी और हमने 3-4 टॉपिक देखे थे कि उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो हमने देख लिया था कि जो महान जनपदों का जो उदय हुआ उसमें जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध ही क्यों विकसित हुआ। हमने वो कारण देख लिए थे कि मगध ही क्यों विकसित हुआ। उसमें से हमने जो कारण देख लिए थे कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में मगध ही क्यों विकसित हुआ, उसके हम कारण देख लिए। आज हम देखते हैं कि मगध में कौन से शासकों ने राज्य किया है उनके बारे में। तो मुख्यतः बात करें मगध में आपकी हरेंद्र वंश, शिशुनाथ वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश ने शासन किया। तो मुख्यतः हम किसी वंश में जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो किसी शासक के बारे में उनका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत उसका जन्म कब हुआ, उसके माता पिता कौन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसका संघर्ष कि वो उसको राज्य किस तरह से प्राप्त हुआ, क्या उसे राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा या किसी उत्तराधिकारी के रूप में उसे राज्य प्राप्त हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके जब वो राजा बना तो उसका प्रशासन किस प्रकार का था, वो प्रशासन का संचालन किस प्रकार से करता था, कौन से महत्वपूर्ण पदों पे कौन से व्यक्ति थे उनके बारे में और कौन से विभाग बने हुए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस समय जब वो राजा बनता है तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी और बाद में वो राजा बनने के बाद में अर्थव्यवस्था किस प्रकार चेंज हुई, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर वो प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा था, एक प्रजा और राजा के बीच में संबंध कैसा था, वो हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार क्या था और किस प्रकार वो प्रजा की मांगों को स्वीकार करता था और उसके न्याय की व्यवस्था किस प्रकार करता था वो देखना था। फिर उसमें राज्य में धर्म कैसा था, उस राजा का क्या धर्म था या अब उस समय जो दूसरे धर्म थे उसमें वो किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं था और राजा ने सभी धर्मों का किस प्रकार संरक्षण किया हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं कि किसी राजा ने किसी का निर्माण करवाया है, किसी मंदिर का निर्माण करवाया, किसी जगह का निर्माण करवाया, किसी नगर को बसाया, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजा के जो कुछ अगर प्रमुख युद्ध हुए तो इन युद्धों के बारे में पढ़ते हैं और इन युद्धों की जानकारी हमें किस माध्यम से मिलती है उसके माध्यम से पढ़ते हैं। और राजा का युद्ध किसके मध्य हुआ था और किस लिए हुआ था वो युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। और राजा के जो पड़ोसी दुश्मन कौन से थे तो उन पड़ोसी दुश्मनों या पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं और राजा का अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः हम किसी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण शासकों के अंतर्गत हमें ये पॉइंट पढ़ने होते हैं। पहला तो उसका सामान्य परिचय, फिर वो संघर्ष, वो अगर किसी को राज्य प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ, या अपने भाइयों से युद्ध करके प्राप्त हुआ या अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो राज्य प्राप्त हुआ, वो पढ़ना पड़ता है। फिर उस राजा बना तो राजा का प्रशासन किस प्रकार का था, प्रशासन में उसने कुछ चेंज किए या कुछ नए विभाग बनाए, अगर कुछ विभाग बनाए तो उस विभाग के अध्यक्ष कौन थे और किस प्रकार वो अपने शासन का संचालन करता था और किस प्रकार जो विभाग थे उसमें कौन से व्यक्ति थे, क्या किसी उच्च पद वाले व्यक्ति का स्थान था या किसी निम्न पद वाले व्यक्ति का स्थान था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, राज्य में कृषि की प्रधानता थी या नहीं थी या किसी दूसरे प्रकार के व्यवसाय का स्थान था, हम वो देखते हैं। प्रजा और राजा के मध्य संबंध कैसा था, राजा अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता था, किस प्रकार न्याय करता था, वो प्रजा की मांगों को स्वीकार करता या सुनता या नहीं सुनता, उसके बारे में पढ़ते हैं।
धर्म, राजा का क्या धर्म था, और जो राज्य में दूसरे धर्म थे उसके साथ को भेदभाव तो नहीं करता था, दूसरे धर्मों को या संरक्षण दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर महत्वपूर्ण कार्य, राजा के द्वारा कौन से जो कार्य करवाए गए महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं, या किसी का निर्माण करवाया है तो वो देखते हैं, या किसी नगर को बसाया है तो वो देखते हैं। फिर प्रमुख युद्ध, राजा का किसी के साथ युद्ध हुआ है तो उन प्रमुख युद्धों को देखते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ युद्ध हुआ है या अपने दुश्मनों के साथ जो युद्ध हुआ है वो देखते हैं, और युद्ध किस कारण से हुआ, और युद्ध के बाद में राज्य को कौन सी क्षति हुई या दुश्मन देश को कौन सी क्षति हुई इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर राजा अपने जो पड़ोसी देश थे उनका किस प्रकार संबंध था, पड़ोसी के साथ दुश्मनी थी या मित्रता थी, वो हम देखते हैं। मुख्यतः हम किसी वंश के बारे में ये देखते हैं। तो मगध में आपके हर्यन वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुग्र और कर्ण वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपको एक सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना पड़ता है, फिर गुप्त वंश के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर कुछ भारत में बाहरी आक्रमण हुए, उन बाहरी आक्रमणों में किसकी भूमिका थी पढ़ना पड़ता है। तो डेरियस का आक्रमण पढ़ना पड़ता है, हमें सिकंदर का आक्रमण पढ़ना पड़ता है। फिर हिंदू यूनानी जो इंडो ग्रीक है उनका आक्रमण पढ़ना पड़ता है। फिर शंको का आक्रमण पढ़ना पड़ता है। फिर पल्लव या पाथेन वंश के आक्रमण पढ़ना पड़ता है, और कुषाणों का आक्रमण पढ़ना पड़ता है। तो ये किस समय भारत में आए और क्या युद्ध हुए उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर इन्होंने कुछ क्या कार्य करवाए भारत में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुख्यतः ये विदेशी आक्रमण है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। फिर आपके कुछ दक्षिण के वंश है जो आपके भारत के दक्षिण में कुछ वंश थे उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि चोल, चेल, पांडे, इन वंशों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। फिर गुजरात में चालुक्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, और फिर एक राष्ट्रकूट वंश आता है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर एक पल्लव वंश के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर वर्धन वंश, जिसमें आपके प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्ष का, और हर्ष की जब मृत्यु हुई तब धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। फिर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना पड़ता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत है। फिर आपके राजपूत उत्पत्ति सिद्धांत हो गए, और कौन से राजपूत गुजर तथिया राजवंश उनके बारे में पढ़ता है। फिर भारत में जो अरब आक्रमण हुए उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें पहला मोहम्मद बिन कासिम हो गया, फिर आपके महमूद गजनवी हो गया, और मोहम्मद कुली। तो मुख्यतः हम यहाँ तक हम पढ़ते हैं ना, तब हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट होता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। तो सबसे लास्ट में एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है हमें, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य वे होते हैं अगर हम इन टॉपिक में कोई पॉइंट नहीं पढ़ते, अगर वो पॉइंट पढ़ना भूल जाते तो हम वो महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ते, और जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में हुए प्राचीन भारत के क्वेश्चन आए वो हम महत्वपूर्ण तथ्य में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुख्यतः अगर हम प्राचीन भारत हमें तैयार करना होता है ना, तो लगभग हमें ये कंप्लीट करना पड़ता है। पाषाण काल से प्राचीन भारत की शुरुआत होती है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर आपके जो उस समय समाज में बुराई व्याप्त हो गई थी तो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपदों के उदय के कौन से कारण है वो मैंने आपको बता दिए। फिर 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपदों में मगध क्यों विकसित हुआ, तो मगध में राज करने वाले वंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है। हर्यन वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो मुख्यतः हम किसी शासक के बारे में पढ़ते हैं कि उन वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन से थे, शासक का सामान्य परिचय, उसका संघर्ष, उसका प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजा व प्रजा के मध्य कैसे संबंध थे, वो किस प्रकार न्याय करता था, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। फिर कुछ सातवाहन वंश पढ़ना पड़ता है और गुप्त वंश हमें पढ़ना पड़ता है। फिर कुछ विदेशी आक्रमण जिसमें डेरियस का, सिकंदर का, शंको का और पल्लवों का, ऐसे कुछ आक्रमण हुए वो पढ़ना पड़ता है। फिर आपके कुछ दक्षिण के वंश जिसमें आपके चोल है, चेल है, पांडे है, इन वंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर आपके गुजरात में चालुक्य वंश हुआ, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर राष्ट्रकूट वंश पढ़ना पड़ता है और एक पल्लव वंश पढ़ना पड़ता है। फिर वर्धन वंश में आपके प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर आपके राजपूत उत्पत्ति सिद्धांत, किस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति हुई,
उन राजपूत वंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर अरब आक्रमण, जिसमें आपके मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी। तो उस समय जब मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ दिल्ली पे, अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य 2 युद्ध हुए, जिसे तरेन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तरेन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं। परंतु जो तरेन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध हार जाते हैं और यही से प्राचीन भारत खत्म हो जाता है और मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। तो 1192 में तरेन का युद्ध होता है। तरेन आपके जो है हरियाणा क्षेत्र में आता है, हरियाणा। तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है। तो पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और तृतीय जो दूसरा युद्ध होता है वो मोहम्मद घोरी जीत जाते हैं। तो इस तरह से भारत में मोहम्मद घोरी का अधिकार हो गया। तो मोहम्मद घोरी का अधिकार होने के बाद मोहम्मद घोरी का कोई पुत्र नहीं था, उनके कुछ गुलाम थे। तो उन्होंने वो सारा साम्राज्य गुलामों में बांट लिया और जो भारत का शासन आया वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका कोई गुलाम था मोहम्मद घोरी का। तो भारत का वंश जो शासन था वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य आया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और भारत में 1192 लगभग 1206 में आपके मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो भारत में जो लगभग 1200 तक का समय है ना, यह प्राचीन भारत तक है। लगभग आपके पाषाण काल से शुरू होकर लगभग 20 लाख बीसी से शुरू होता है और लगभग 1200 तक प्राचीन भारत चलता है। और यहीं से भारत में 1200 से लेके यहाँ पे मध्यकालीन भारत चलता है। 1200 से लेकर लगभग आपको 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक आपके मध्यकालीन भारत चलता है। फिर आपके आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। तो हमें मध्यकालीन भारत में क्या सिलेबस है, कौन से वंशों के बारे में पढ़ना है, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। लगभग 1200 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन इतिहास चलता है और 1200 तक आपके प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन भारत में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, प्राचीन भारत की शुरुआत कब हुई थी और खत्म कब हुआ था, और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कब से हुई थी। तो हम अपने अगले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।